once again you all are with English Guru। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए शुरू, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने आ गया आपका English Guru। Dear students, in the last two videos I have discussed about the concept direct and indirect, part 1 and part 2। मैं दोनों ही YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उन्हें जाकर के पढ़ सकते हैं, तब पार्ट 3 को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Dear students, today we are going to discuss about the very important concept of direct indirect and ये concept हमारा होने वाला है interrogative sentences से related, कि direct से indirect sentences बनाते समय आपको interrogative वाली कैटेगरी भी कई बार एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल जाती है। तो ऐसे में आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या चीजें करेंगे, विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इंटरोगेटिव फॉर्म में जब भी आपके पास सेंटेंसेस आएंगे तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरोगेटिव जो कैटेगरी है, दिस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। If you know that very well, the category of interrogative sentences are in the two forms, then you can go for it easily। आप आसानी से तभी समझ पाएंगे जब इंटरोगेटिव के फॉर्म्स को समझेंगे। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक्चुअली WH कैटेगरी एंड एक्सिलरी वर्ब कैटेगरी में डिवाइड होती है। यानी कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होंगे जिसमें WH कैटेगरी से सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, हुज, whom, how, all these words are WH words, जिससे हम sentences बनाते हैं। Where are you going? What are you doing? Where are you coming from? Who are you? Whose books are these? Just like all these sentences। और auxiliary verb से आप sentences बनाते हैं helping verb के थ्रू, जैसे is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, all these। Like is this your pen? Am I going to school? तो ये कैटेगरी समझना आपको जरूरी है, क्योंकि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि इंटरोगेटिव में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनने वाला जो सेंटेंस है वो कौन से फॉर्म्स में है, वो कौन सी कैटेगरी में है। तो पहला फॉर्म WH कैटेगरी में है, तो उसके लिए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाओगे, और वो एक्सिलरी वर्ब में है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से अगर सेंटेंस बना है डायरेक्ट में, तो तब आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारे आगे के क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हरीश said, inverted comma start, Harish said, why is Rama crying? Why is Rama crying? Why is Rama crying? देखिए, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पहला फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि हरीश सेड व्हाई इज रमा क्राइंग। आप देख रहे हैं कि इंटरोगेटिव कैटेगरी में WH वर्ड यूज किया गया है, यानी कि व्हाई यहां पर लिखा गया है, व्हाई। इस कंडीशन में आपको बहुत ही तरीके से इसको हैंडल करना होगा कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी WH कैटेगरी में अगर आपका सेंटेंस लिखा हुआ है तो WH कैटेगरी में लिखा हुआ सेंटेंस कभी भी अपने कंजक्शन के लिए किसी दूसरे वर्ड पर डिपेंड नहीं होता। जो भी WH वर्ड यहाँ पर वर्ड लिखा होगा, व्हाई, व्हाट, हाउ, हूज, हु, जो भी वर्ड यहाँ लिखा होगा, वही वर्ड कंजक्शन के तौर पर एज इट इज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय लिखा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, यहाँ आपके पास हरीश सेड लिखा हुआ, तो ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इन द इंटरोगेटिव कैटेगरी यू आर गोइंग टू आस्क, रेज द क्वेश्चन। आप किसी से सवाल पूछ रहे हैं, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यू हैव टू नो कि जब आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी से सवाल कर रहे हैं, तो सेड विल बी ऑलवेज रिप्लेस इन द वर्ड विद द वर्ड ऑफ आस्क्ड, क्योंकि आप किसी से पूछ रहे हैं, और इंग्लिश में पूछने के लिए आस्क वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो पास्ट टेंस में है, तो इसलिए आस्क से आस्क्ड लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो हरीश सेड व्हाई इज रमा क्राइंग, ये डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे हरीश आस्क्ड, ASKED, हरीश आस्क्ड
अब जब हम सेंटेंसेस पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे तो हम लिख रहे थे हरीश आस्क्ड दैट, इस तरह का कंजक्शन लगा रहे थे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी WH कैटेगरी में सेंटेंस लिखा हुआ है तो WH कैटेगरी में कभी भी कंजक्शन दैट इस्तेमाल नहीं करते। WH कैटेगरी में जो वर्ड लिखा है उसी को एज इट इज कंजक्शन के तौर पे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाएगा हरीश आस्क्ड व्हाई, क्योंकि WH में वाई वर्ड हमको दिया गया है तो हमने वाई एज इट इज लिखना है। हरीश आस्क्ड व्हाई, नाउ रमा, क्योंकि रमा उसमें नाउन है, रमा। नाउ एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या दिया है, इज। लेकिन मैं आपको पहले ही बेसिक पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो पहले की वीडियोस जा करके देखें। एक एक्सिलरी वर्ब इज है तो यहाँ हमें देखना है कि कौन सा टेंस था, पीछे पास्ट टेंस है तो वाई इज रमा लिखा हुआ है तो आप वाई रमा वॉज में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस था तो यहाँ आएगा वाई रमा वॉज क्राइंग। दिस विल बी द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि हरीश सेड व्हाई इज रमा क्राइंग, दिस इज द सेंटेंस। बट जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हरीश आस्क्ड लिखा जाएगा क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, आस्क्ड लिखा जाएगा। WH कैटेगरी में वाई दिया होता तो आपने वाई को एज इट इज वाई लिखना है। वाई रमा, वहां एक नाउन है, वाई रमा इज वॉज में कन्वर्ट होगा क्योंकि पास्ट टेंस था तो वाई रमा वॉज क्राइंग। ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस के लिए करने हैं। ये इंटरोगेटिव कैटेगरी में फर्स्ट फॉर्म था क्योंकि इंटरोगेटिव कैटेगरी में देयर विल बी टू फॉर्म्स, टू कैटेगरीज। एक मैंने आपको बताया WH के साथ, दूसरा हेल्पिंग वर्ब के साथ। जैसे एक सेंटेंस हम लेंगे कि राम said do you have an extra pencil? Do you have an extra pencil? Right? देखिए इससे पहले जो सेंटेंस मैंने आपको दिया था WH कैटेगरी में था, ये भी WH कैटेगरी में है। लेकिन ये WH कैटेगरी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो सेंटेंस आपको दिया है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी स्टार्टेड विद WH वर्ड। यहाँ डू इस्तेमाल किया गया। डू इज दी हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब जो हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। डू, डज, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट और इज, एम, आर, वॉज, वर, जस्ट लाइक ऑल दीज। तो डू यूज से सेंटेंस स्टार्ट किया गया है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस अगर अपने फॉर्मेशन में पाएंगे तो आप कभी भी एक्सिलरी वर्ब यानी कि डू, डज, इज, एम, आर इनकी जगह जब भी आप कंजक्शन यूज करोगे तो वो हमेशा कंजक्शन होगा इफ। या तो आप कंजक्शन यूज करेंगे इफ या फिर वेदर। दो कंजक्शन आप यूज कर सकते हैं, या तो आप इफ यूज करेंगे या फिर आप वेदर इस्तेमाल करेंगे अगर सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट किया गया है इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो आप कंजक्शन इफ या फिर वेदर कोई भी एक चूज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां किसी चीज की इंक्वायरी की जा रही है, आपको सेंटेंस में पता चल रहा होगा कि डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेंसिल, समवन इज आस्किंग फॉर द एक्स्ट्रा पेंसिल। एक्चुअली आपके पास एक्स्ट्रा पेंसिल है या नहीं है उसके लिए पूछा जा रहा है, तो ये एक तरह से इंक्वायरी की जा रही है। तो इसलिए आप यहाँ राम सेड को इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो हम लिखेंगे राम एनक्वायर्ड, राम एनक्वायर्ड क्योंकि इंक्वायरी की गई, राम एनक्वायर्ड। नाउ कंजक्शन में आप इफ यहां यूज करेंगे, इफ नहीं लिखते तो आप वेदर भी इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ पे राम इफ। अब इसके बाद ये डू तो हमारा रिप्लेस हो जाएगा, डू हम रिप्लेस कर देंगे, डू को इनडायरेक्ट बनाते समय यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है यू, एंड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किस कैटेगरी में आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सो यू इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन ऑलवेज चेंज बाय
ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिखा है राम सेड, तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, तो ऐसे में आपको ऑब्जेक्ट को अंडरस्टूड करना है, यानी कि खुद मान लेना है कि राम सेड टू मी, ऐसे यहाँ पर लिखा जा सकता था। तो राम सेड टू मी अगर होता तो मी के लिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो होगा आई। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आप वहाँ देख सकते हैं। तो राम इंक्वायर्ड इफ, तो ये बनेगा आई, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। तो मी के लिए हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया आई। अब यहाँ लिखा है हैव, यू के साथ हैव था, लेकिन ये पास्ट टेंस में गया है इंक्वायर्ड, तो आई हैड एन एक्स्ट्रा pencil. So Ram inquired if I had an extra pencil. This is the form of the indirect, from direct to indirect. ये WH कैटेगरी और एक्सिलरी वर्ब दो कैटेगरी में सेंटेंस एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे कोई भी क्लास हो और कोई भी स्टैंडर्ड हो। बट द थिंग इज दैट इफ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर द स्टूडेंट्स, सो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द टर्म्स, और उनको अगर बेसिक नहीं मालूम है तो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, आप एक बार फोकस करके पढ़िए, उसका ध्यान लगाइए, आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस इज द मेन थिंग फॉर यू। सो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने सेकंड कैटेगरी का किया। अब WH कैटेगरी और साथ ही साथ एक्सिलरी कैटेगरी इज फिनिश्ड, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमारे पास सेंटेंसेस की कई तरह की दूसरी कैटेगरीज भी आती है। इसके बाद इंटररोगेटिव फॉर्म के अलावा अब so we are going to discuss about now the exclamatory sentences. Exclamatory sentences में आपके पास हमेशा से sudden feelings, sudden things आपको देखने के लिए मिलेंगी, जैसे alas, hooray, oh, इस तरह की feelings आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आपको हमेशा exclamatory sentences में अपने emotions के according ही sentence के form को change करना होता है। प्रियंका said, Priyanka said, alas, exclamation mark, I am ruined. Okay, ये प्रियंका सेड अलास आई एम रुइंड। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपेरेटिव कैटेगरी में हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा लगा हुआ आपको मिलेगा, ठीक। तो एक्सक्लेमेशन मार्क में हमेशा जब ये प्रियंका सेड जहाँ पर लिखा होगा तो आपने इसको एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हमेशा रिमूव करना होता है। तो आप बनाएंगे सेंटेंस, प्रियंका exclaimed with sorrow. प्रियंका exclaimed with sorrow। अब प्रियंका exclaimed with sorrow क्यों लिखा गया? Because alas is the word is written here। यहाँ लिखा गया alas, और alas जो आपको फीलिंग देता है वो दुख की फीलिंग देता है, आपको गम की फीलिंग देता है। तो इसलिए प्रियंका exclaimed with sorrow। फिर कंजक्शन दैट, फिर आई इज द फर्स्ट पर्सन हमेशा रिप्लेस किया जाएगा सब्जेक्ट से, यानी कि प्रियंका शी। प्रियंका एक लड़की है तो इसलिए उसके लिए सब्जेक्ट शी लिखा जाएगा। फिर यहाँ एम आई के साथ लिखा गया है, लेकिन ये पास्ट टेंस है, तो शी वॉज ruined, ये सेंटेंस। So Priyanka exclaimed with sorrow that she was ruined. So this will be the form of indirect। जब आप exclamatory में ये imperative sentence की कैटेगरी में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, Priyanka said, "Alas, I am ruined." Even Priyanka exclaimed with sorrow that she was ruined। Exclaimed with sorrow इसलिए क्यों लिखा गया, मैंने अभी बताया, क्योंकि यहाँ word alas लिखा गया, और alas always shows the sadness, the sorrow, यानी कि दुख हमेशा दिखाता है। इसके बाद हम सेकंड एक सेंटेंस और लेंगे, जैसे विनय सेड
विनय said what a beautiful what a beautiful girl she is. what a beautiful girl she is. देखिए अब एक सेंटेंस, विनय सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज. सो फिर से आपने सेंटेंस को वैसे ही पकड़ना है. विनय व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि आप किसी की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट द टॉक अबाउट सैडनेस और अनहैप्पीनेस. ये कोई दुख की बात नहीं है. आप किसी की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं. दिस इज डेफिनेटली रिलेटेड टू द प्रेज, खुशी की बात है. सो विनय exclaimed with joy, यानी कि हैप्पीनेस. विनय exclaimed with joy that she सब्जेक्ट दिया गया है, यानी शी आपका थर्ड पर्सन है. और मैंने आपको पहले बता दिया कि ही शी यानी थर्ड पर्सन में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता. तो शी को शी लिखा जाएगा. शी वॉज क्योंकि इज है यहाँ एक्सक्लेम पास्ट टेंस में वॉज हो जाएगा. शी वॉज ब्यूटीफुल गर्ल. विनय exclaimed with joy that she was a beautiful girl. I think आपको ये पार्ट भी सेंटेंस का समझ में आया होगा. So this is actually the main thing in the imperative sentences. You have to understand the feeling of the sentence कि वहाँ क्या लिखा जा रहा है और या वहाँ पर क्या बताया जा रहा है. एक सेंटेंस और लिख सकते हैं जैसे he said my dog is dead. My dog is dead. Okay, this is the sentence now. यानी कि my dog is dead, किसी की डेथ हो गई है. So definitely आप सेंस पकड़ रहे होंगे, किसी की डेथ हो जाने की दुख की बात है. तो आप इसको सेंटेंस को इजीली बनाएंगे. He exclaimed with sorrow. He exclaimed with sorrow that, ठीक है, my dog, my यानी कि फर्स्ट पर्सन हो जाएगा. तो आप इसको चेंज करेंगे his में, that his dog was, इसको चेंज करेंगे was में क्योंकि पास्ट टेंस. dog was dead. He exclaimed with sorrow that his dog was dead. So this is also the form of the sentence. So you people can understand that how the sentences from direct to indirect are easy to do that. But the thing is that if the basic concepts are clear for the students, so they can go for them easily. अगर आपका basic concept clear नहीं है, you are not perfect in the basic grammar, so things will be difficult. You will be always struggling. आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी. तो आप बेसिक आपका हमेशा सही रखें, अच्छा रखें, क्लियर रखें, तभी आप समझ सकते हैं. वीडियो फर्स्ट आप देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, सेकंड देखेंगे और बेहतर समझ में आएगा, एंड थर्ड आप और अच्छे से. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरह से यूज़ किए जाते हैं. देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमेशा कुछ ना कुछ फीलिंग्स होंगी जो आपको समझनी होगी. जैसे उसमें कमांड की फीलिंग हो सकती है, उसमें ऑर्डर की फीलिंग हो सकती है, उसमें रिक्वेस्ट की फीलिंग हो सकती है, उसमें सजेशन की फीलिंग हो सकती है. तो वो सभी पार्ट्स इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे. अब इसके लिए हम सभी को कुछ ना कुछ एग्जांपल्स लेने होंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के. जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ द प्रिंसिपल
said, principal said, be quiet. The principal said, be quiet. ये सेंटेंस लिखा हुआ है. देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल एक स्कूल में सबसे ऊंचे पद पे रहने वाला एक व्यक्ति है, ठीक है. और जब भी कोई इस तरह का व्यक्ति होगा तो वो हमेशा आपको आदेश देगा, आपको कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा या आपको कभी आज्ञा नहीं देगा, वो हमेशा आपको आदेश देगा. सो प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू बी दैट पोस्ट, जो हमेशा आपको कमांड देगा. आदेश देना मतलब कमांड देना, आज्ञा देना मतलब ऑर्डर देना, क्योंकि कमांड और ऑर्डर दोनों बहुत क्लोज वर्ड है, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है. तो जब आपको आदेश देने का फीलिंग आ रहा है तो यू विल यूज कमांड. जब आपको आज्ञा देने का फीलिंग आ रहा है यू विल यूज ऑर्डर. इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल. तो प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट, तो यहां इंडेक्स में लिखेंगे द प्रिंसिपल कमांडेड. कमांडेड क्यों लिखा? क्योंकि सेड है, पास्ट टेंस है, तो प्रिंसिपल कमांडेड. अब प्रिंसिपल ने कमांड दिया है, या तो स्टूडेंट को दिया होगा, टीचर्स को दिया होगा. तो द प्रिंसिपल कमांडेड देम. प्रिंसिपल कमांडेड देम. ठीक, इसमें आपको कंजक्शन के लिए टू हमेशा इस्तेमाल करना है, टी और टू. द प्रिंसिपल कमांडेड देम टू बी क्वाइट. ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन गया. द प्रिंसिपल सेड बी क्वाइट. द प्रिंसिपल था तो कमांड दिया जाएगा, इसलिए लिखा गया द प्रिंसिपल कमांडेड देम. किसी को तो दिया होगा कमांड, स्टूडेंट या टीचर, वो बहुत ज्यादा लोग होंगे, इसलिए देम लिखा है. द प्रिंसिपल कमांडेड देम टू कंजक्शन टू बी क्वाइट. आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल, एक इंपेरेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस है जैसे he said to her, he said to her, lend me your book please. Lend me your book प्लीज. ये भी इंपेरेटिव कैटेगरी में लिखा हुआ एक सेंटेंस है. He said to her, lend me your book please. देखिए, फिर से आपको फीलिंग समझना होगा. सो वेरी इजी. प्लीज इज द वर्ड रिटेन देयर. प्लीज इज द वर्ड जहां आपको रिक्वेस्ट की फीलिंग आती है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. प्लीज जब लिखा हुआ तो इट मीन्स रिक्वेस्ट की बात की जाती है. तो ये सेंटेंस बनेगा ही रिक्वेस्टेड, he requested her to conjunction. मैंने अभी आपको बताया he requested her to lend me your book. To lend me यहाँ सेंटेंस में पढ़ दिया हुआ था, तो मी की जगह हम यहाँ लिखेंगे हिम, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन, मी जो है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, और यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो यानी कि यहाँ हिम होना चाहिए. He requested her to lend him your book. This will be the form of the sentence. वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, बिकॉज सेकंड और थर्ड पार्ट आपको तभी क्लियर हो पाएंगे. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा. एक सेंटेंस जैसे द मॉनिटर सेड टू द स्टूडेंट्स. द मॉनिटर सेड टू द स्टूडेंट्स do not lean on the wall. Do not lean on the do not lean on the
ठीक है। अब देखिए, द मॉनिटर सेड टू द स्टूडेंट्स, मॉनिटर स्टूडेंट्स को कह रहा है, तो मॉनिटर स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स कमांड नहीं दे सकता, ऑर्डर भी नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी समकक्ष है, उन्हीं के पैरेलल है। तो मॉनिटर ऐसे में उनको मना कर सकता है, यानी कि फॉरबिड कर सकता है। तो दिस सेंटेंस विल बी द मॉनिटर forbade them किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए आप them लिख सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स, द मॉनिटर forbade the students to lean on the wall. This monitor forbade the students to lean on the wall. देखिए, the monitor said to the students do not lean on the wall. तो हमने बनाया the monitor forbade the students. अब do not को हमने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि do not को रिप्लेस किया है forbade ने। forbade का मतलब होता है मना करना, और do not का मतलब होता है मना करना, इसलिए जब इनडायरेक्ट बनाया गया तो do not को लीव कर दिया गया। The monitor forbade the students to lean on the wall. This will be the form of the indirect. ये imperative का एक पार्ट था।